हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म दोनों पर डिस्कशन हमारा जारी रहेगा। डिफरेंशियल फॉर्म भी करेंगे और इंटीग्रल फॉर्म भी करेंगे। इसकी दोनों इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के सब बाद। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर हम लाइन इंटीग्रल लें मैग्नेटिक फील्ड का, तो लाइन इंटीग्रल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो हमारा होता है इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड करंट इन एम्पियर लूप। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड इन द एम्पियर लूप। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो स्थान हमारा गॉस लॉ लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी के करस्पॉन्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ लेता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। अगर आपको याद हो तो वहां पे जो लॉ हुआ करता था गॉस लॉ, वो होता था हमारा ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का स्थान तो ले लिया बी ने जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटो में गए। सरफेस इंटीग्रल का स्थान ले लिया लाइन इंटीग्रल ने। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्थान ले लिया म्यू नॉट ने और क्यू का स्थान ले लिया आई ने। एक गलती मैंने देखा, कई बार एवोल्यूट की हैं कॉपियां, तो कॉपियों के एवोल्यूशन में देखा कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस लॉ को इस फॉर्म में लिख आते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एस इजकल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये गलती कभी ना करें, ऐसा नहीं होता। ये सरफेस इंटीग्रल है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये नहीं है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी ले तो म्यू नॉट आई होगा। व्हाट्स ए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एवोल्यूट करें तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड इन द एम्पियर लूप होगा। अगर इनकी कंपैरिजन स्थिति को हम देखें तो वहां पे क्या करते थे कि जो हम गॉसियन लूप होता था, उस गॉसियन लूप के अंदर जो चार्ज होता था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक लूप को एम्पियर लूप हमने कह दिया तो उस एम्पियर लूप में जितनी करंट हैं उनको हमें सबको लेना होगा। जैसे एक लूप हमने कहा कि ये लूप है और इस लूप के ऊपर लिख दिया एम्पिरियन लूप। साइंटिस्ट का नाम में एम्पिरियन वाज द साइंटिस्ट, जो एम्पियर था उसके ऑनर में इसे एम्पिरियन लूप कहा जाता है। और इस लूप के अंदर सपोज किया हमारी करंट है, वेरियस करंट है, I1 करंट है, I2 करंट है, I3 करंट है, I4 करंट है और कुछ करंट ऐसे भी फ्लो कर रही हैं, I5, I6 इस तरीका से फ्लो कर रही हैं। तो अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल इस एम्पियर लूप पे लेंगे तो इसमें B डॉट डी एल की जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल वो हमारी बनेगी B डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट। और इसमें जो करंट आ रही हैं एम्पियर लूप में वो करंट कौन कौन सी हैं, I1, I2, I3, I4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, म्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अगर सपोज किया जो एम्पियर लूप से बाहर है उन करंटों को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका सर्कुलेशन में, मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलेशन में उनका कोई रोल नहीं होता। जैसे हम गॉस लॉ में जाते थे तो गॉस लॉ में क्या करते थे कि हमने अगर इस सरफेस को, एक सरफेस को क्या कह दिया, गॉसियन सरफेस कह दिया, और इसमें चार्ज हैं, वेरियस चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो अगर यहाँ पे वेरियस चार्ज हैं तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, यहाँ पे चार्ज बाहर भी है गॉसियन सरफेस के Q5, Q6। तो जब हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे गॉसियन सरफेस में तो लिखते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इन चार्जों को नहीं लेते थे। यहाँ पे कंसेप्ट लगता था गॉसियन सरफेस का। यहाँ पे किसका कंसेप्ट लगा है, एम्पियर लूप का। यहाँ पे जो स्थान चार्जों का था वो करंट ने ले लिया। जो एम्पियर लूप से बाहर है करंट, उनका कंट्रीब्यूशन लाइन सर्कुलेशन के लिए नहीं होता, उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ करंटें ऐसी हैं जो हमारी, और एक चीज ध्यान रखें कि ये लूप जो है इसको काट नहीं देंगे ये रेखाएं, ये लूप ऐसे बना हुआ है इस तरीका से, इस तरीका से लूप है और इसमें करंट के सोर्स हैं इस तरीका से। कभी क्या सोच रहे हो कि ये इसको काट रहा है इन पॉइंटों पे, ऐसा नहीं है। वो हमारे एम्पियर लूप कैसे प्लॉट होता है
कि अगर हमारी सपोज किया ये करंट है तो एम्पियर लूप हम ऐसे बनेगा, दिस वन। ऐसा नहीं होगा कि एम्पियर लूप जो है इस ऐसे ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, इससे नहीं काटेगा, इसके इस तरीका से सर्कुलेशन में आएगा। और अगर करंट इसके अपोजिट में भी फ्लो कर रही है, इन केस में मान लूं I7 करंट, ये हमारी I8 करंट, तो अगर ये अपोजिट दिशा में आ रही है तो यहां पे हम -I7 -I8 ले लेंगे। तो करंट में भी हमें क्या देखना है कि जब सर्कुलेशन ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि म्यू नॉट, जो करंट ऊपर की तरफ जा रही है लूप में उनको पॉजिटिव लें, जो करंट अपोजिट दिशा में आ रही हैं उनको माइनस में लें, और जो एम्पियर लूप से बाहर हैं उनकी वैल्यू को 0 लें। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर हम इसकी कंपैरिजन करके देखते हैं तो ई का स्थान बी ऑक्यूपाई कर लेता है, सरफेस इंटीग्रल का स्थान लाइन इंटीग्रल ले लेता है, और जो हमारा 1/ε0 आ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो म्यू नॉट स्थान ले लेता है, और चार्ज की जगह पे करंट स्थान ले लेती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपने आप में कुछ और नहीं है बल्कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशंस है, और जहाँ सिमेट्री होती है उन सिमेट्री के चीज़ों के अंदर जो सिमेट्रिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें आसानी के साथ में इनकी चीज़ों को बहुत इजीली इवेल्यूट कर सकते हैं। बी का एवोल्यूशन हमारे लिए बहुत आसान होता है जहाँ पर हमारी सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। एम्पियर लूप को अगर हम प्लॉट कर सकते हैं तो बी को, अगर वो लाइन इंटीग्रल पर बी यूनिफॉर्म है तो बी को इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे, इंटीग्रल डीएल रह जाएगा। डीएल की वैल्यू अगर लूप है रेडियस आर का तो 2πr हो जाएगा, तो बी बराबर म्यू नॉट I/2πr सीधा एवोल्यूट हो जाएगा। तो अगर कोई हमारी करंट है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे रेडियस आर पर अगर बी हमें कैलकुलेट करना है ऐसे, तो सीधा हम यहाँ से इजीली हम एवोल्यूट कर सकते हैं। तो कल मैं ड्राइव भी कर रहा था और वो हमने जो डेरिवेशन किया था वो किसकी हेल्प से किया था, दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है ये बेसिकली। तो कंपैरिजन के मामले में क्या देख रहे हो, कंपैरिजन के मामले में ये देखो कि गॉस लॉ का स्थान जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ ले लेता है। गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पार्ट प्ले करता है वही एम्पियर लॉ किसमें करता है, इन द केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। यस, तो बी की वैल्यू को हम कैसे लेकर चलें कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लें इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखें डेरिवेशन इसका कैसे देते हैं। ये हमारा करंट आई का एक वायर है, इसके आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ बी कैलकुलेट कर लें, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा बी होगा उसकी डायरेक्शंस कैसे होगी कि अगर हमारा ये वायर है तो बी की डायरेक्शंस हम किस किस हेल्प से लेके चलते हैं, कोई बताएगा क्लास में? हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करोगे? जैसे ये हमारी करंट है तो ये करंट की दिशा अगर हमारी ये है तो बी हमारा ये होगा, बी की डायरेक्शन इससे आएगी। तो बी जो हमारा होता है, बी की जो वैल्यू है आर डिस्टेंस के ऊपर रोटेशन की डायरेक्शंस में होता है म्यू नॉट I/2πr फाई कैप। रोटेशंस वाली डायरेक्शन। डीएल जो हम लेकर चलते हैं वो डीएल हमारा जो चलता है वो हमारा होता है dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप। अगर हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर मैं ये कह रहा हूं ये दोनों पॉइंट काट नहीं रहे, इसको आप ये ना सोचे कि दोनों ये पॉइंट काट रहे हैं। ये करंट ऐसे है और लूप ऐसे है, और ये कैसी होती हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनते हैं। अगर आप यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पे ऐसे बन जाएगा, अगर आप कहीं अगले पॉइंट पे कहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल बन जाएगा, ऐसे आगे सर्किल बनते चले जाएंगे। तो बी की जो वैल्यू है
डीएल हमारा जो लिया गया है, ये हमारा किस लिए लिया गया है? कोई बता सकता है कि सेगमेंट सिलेंड्रिकल क्यों लिया है हमने डीएल का? जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। यस, बिल्कुल सही आंसर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका जो वेव फ्रंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो अगर यहाँ हम बी डॉट डी एल की वैल्यू को कैलकुलेट करें, लाइन इंटीग्रल लें बी डॉट डी एल का, तो बी हमारा जा रहा है फाई में, डी एल की वैल्यू को लेकर चलेंगे डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ध्यान दें, रेडियल और फाई कंपोनेंट का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जब जेड का लेंगे इसके साथ में फाई के साथ में तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस इज इक्वल टू वी फाई, फाई डायरेक्शन के लिए, आर इंटू डी फाई, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे बी कितना होगा बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आर इंटू डी फाई। देखो आर से आर कैंसिल हुआ, और यहां से इसको बाहर ले आओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी फाई जब इसे इंटीग्रेट करोगे पूरे पूरे में एंगल में रोटेट कराओगे इसे, तो एंगल कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई आ गई। अब सवाल ये है कि बी की वैल्यू को जब कैपिटल आर डिस्टेंस पे लिया था तो ये लोगे, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना ले लोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर फाई कैप, ये यूज किया है इसमें। और स्मॉल आर को जब यहां कैपिटल आर ले लोगे तो ये कैपिटल आर आर डी फाई हो जाएगा, तब भी ये कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहां से अब जो ये वेरिएशन ले लिया है ये तुमने, इसको ना लेके कोई इस वाले को ले लो स्मॉल आर, इस वाले लूप पर कैलकुलेट कर लो। अगर आप यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ले रहे हो तो फिर यहां कैपिटल आर इंटू डी फाई लोगे, लेकिन हमने स्मॉल आर को ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्मॉल आर का पार्ट होगा कैपिटल आर भी। तो कैसे लेके चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी की वैल्यू हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हमें लेनी है, ये फाई डायरेक्शन के लिए लेनी होगी, क्योंकि जो रोटेशंस की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, रोटेटरी होता है मैग्नेटिक फील्ड। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हमारा बी होता है उसका कर्ल एग्जिस्ट करता है, रोटेशंस की टेंडेंसी होती है बी में। तो जब हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पी डॉट डी एल, ये हमारी क्या है? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये वही एम्पियर हैं जिनके ऑनर में करंट की यूनिट है एम्पियर। ग्रेट फिजिसिस्ट जिनका मैग्नेटोस्टैटिक में बड़ा काम है, कल आप देख रहे थे हम गॉस और मैक्सवेल की बात कर रहे थे, उनके ऑनर में यूनिट है। जो हमारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं ना, कि लोग उनके नाम भूल ना जाए, तो उनके ऑनर में क्या किया है, हमने यूनिट रख ली है, जिससे क्या हो, जब भी लोग करंट पे एक्सपेरिमेंट काम करें तो हर घर में एम्पियर बोला जाता है। बच्चे जब भी 7th ईयर से ही करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो घर घर में जो है एम्पियर का नाम लिया जाता है। ऐसे जब फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो न्यूटन में मेजर करते हैं। तो क्या किया गया है, आइंस्टीन यूनिट रखी गई है। किसकी यूनिट है आइंस्टीन? कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई यूनिट है आइंस्टीन के ऑनर में? कोई बता सकता हो तो? आइंस्टीनियम एक एलिमेंट का नाम दिया गया है आइंस्टीन के ऑनर में, एलिमेंट का नाम है आइंस्टीनियम। आइंस्टीन यूनिट तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, आप लोगों ने कहीं पढ़ी हो तो बताएं। नहीं पढ़ी? हाँ, तो कोई नई चीज तुम खोजो फिर उसे आइंस्टीन को समर्पित कर देना। उस यूनिट का नाम जो है
ऑन-स्क्रीन ही रख लेना, है ना। हाँ, रेडियो एक्टिविटी में कुछ यूनिट लिए हैं हमने। रेडियो एक्टिविटी में हमने बैकवेल रखी है, रदरफोर्ड रखी है, क्यूरी रखी है नहीं। तो हमने बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम में ऑनर में जो रह गए हैं उनके लिए नई रिसर्च लाओ और उनके नाम में जो है कुछ बढ़ाओ, क्यों जी। अभी ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खोजा जा चुका है, नई नई रिसर्चें होती रहती हैं, क्यों जी। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन था। एम्पियर लॉ के बारे में बात कर रहा था। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से अब हम देखते हैं जो हमारी इंटीग्रल फॉर्मूला से डिफरेंशियल में कैसे बदलते हैं। तो क्या करें, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से लें जे। जे हमारा होता है di/ds। अगर सरफेस एलिमेंट ds में करंट di फ्लो करती है तो करंट डेंसिटी जे हमारा होता है di/ds। इसको I को जो लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं I = S J.ds। सरफेस इंटीग्रल ले लें J.ds का। क्या किया है, इस di को J.ds करके कैलकुलेट कर लिया है, और डॉट प्रोडक्ट हमने इसलिए लिया कि J जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो I हमारी स्केलर होती है। और यहाँ लाइन इंटीग्रल को बदल दें सरफेस इंटीग्रल में, ये हमारा हो जाएगा कर्ल V डॉट ds। कौन सी थ्योरम यूज की है बच्चों, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में बदला है, तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, हाँ जी, स्टोक्स, ये यूज की गई है, स्टोक्स थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस। कर्ल V डॉट ds = μ0, और यहां से ले लें J डॉट ds। दोनों को एक साथ ले आए तो कर्ल V माइनस μ0 J डॉट ds = 0। क्योंकि ये एक्सप्रेशंस हर सरफेस एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो कोई जरूरी नहीं है ds 0 हो। ये ds की हर फाइनाइट वैल्यू के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ल V हमारा कितना हो जाएगा, μ0 J। इसको क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कर्ल जो है रोटेशन को नोट करता है, तो रोटेशंस ऑफ द बी वो किस पे निर्भर कर रहा है, जे पे कर रहा है, करंट डेंसिटी पे। तो जहां करंट होगी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें रोटेशन की टेंडेंसी होगी। और आप देख रहे थे कि ये जो रोटेशन टेंडेंसी है, ये जो बी हो रहा है वो रोटेशनल टेंडेंसी है। तो लाइन ऑफ फोर्स जो है रोटेटरी होती है इसकी, बी की। ई में नहीं होता रोटेशन। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग, मैं क्योंकि सदा कंपैरिजन में मेरा यकीन है, कर्ल ई जब हम लेके चलते हैं तो वो 0 होता है, और डाइवर्जेंस ई जब हम लेके चलते हैं तो वो हमारा ρ/ε0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ई के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशन टेंडेंसी नहीं होती। इसलिए क्या होता है, चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, रोटेटरी डायरेक्शन में नहीं होता, उसमें रोटेशनल टेंडेंसी नहीं होती। डाइवर्जेंसी हमारा फाइनाइट होता है, चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फैलाव की टेंडेंसी होती है अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, और रो नेगेटिव है तो डाइवर्जेंसी नेगेटिव होगा, उसे कहेंगे कन्वर्जेंट टेंडेंसी। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेज होती है नेगेटिव चार्ज के लिए वो कन्वर्जेंट होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज के लिए वो डाइवर्जेंट होती हैं। यहां पे क्या हो रहा है,
कि कर्ल भी जीरो नहीं है। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करके देख रहे हो तो क्या मिल रहा है हमें? कंपैरिजन हमारे लिए सदा ही महत्वपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में अंतर क्या है? तो यहां पे क्या देख रहे हो? कर्ल भी बराबर म्यू नॉट जे है, यहां कर्ल ई जीरो है। कर्ल ई बराबर जीरो क्या सिग्निफाई करता है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है, वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कराता है, रोटेट नहीं करता। ये रोटेशन की टेंडेंसी है। और क्या देख रहे हो? जितना जे ज्यादा होगा उतना कर्ल भी ज्यादा होगा। और जे ज्यादा कब होगा? जब हमारा आई ज्यादा होगा या एरिया हमारा कम होगा। तो बी हमारा करंट जो रोटेशन है, रोटेशन सदा याद रखना, कर्ल को ऑलवेज रोटेशन भी कहा जाता है, रोटेशनल फील्ड कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ? बी में बी हैव द रोटेशनल टेंडेंसी। बी के अंदर कौन सी टेंडेंसी होती है? रोटेशनल टेंडेंसी होती है। अगर अब हमें वापस जाना पड़े, ये तो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। अगर हम कहाँ जाना चाहते हैं? वापस यहाँ आना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, तो हमें वापस स्टेप उठाने पड़ेंगे। कर्ल बी को डॉट डी एस दोनों तरफ से जे डॉट डी एस कर दें, जे डॉट डी एस दोनों तरफ से इंटीग्रल लगा दें। कर्ल बी डॉट डी एस को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल दें, वो बी डॉट डी एल हो जाएगा। और जे डॉट डी एस का इंटीग्रल लेंगे तो आई हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये और ये एक ही मतलब है दोनों का। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, एम्पियर सर्किट लॉ की। तो कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन ये है कि जब भी जे होगा, करंट डेंसिटी होगी, तो रोटेशनल फील्ड होगा बी जनरेट, और वो करंट का फंक्शन होगा। और यहां पे क्या सीख रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रोटेशनल टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल अलोंग जाता है, तो इसमें रोटेशन नहीं होता ही में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और यहां पे डाइवर्जेंस इसका फाइनाइट होता है, यहां डाइवर्जेंस जीरो होता है। बी का डाइवर्जेंस क्या होता है? जीरो होता है। इस पर मैं एक लेक्चर दूंगा आगे। और कर्ल भी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा म्यू नॉट जे। ये हमारी कहां पे अप्लाई होती है? ये फिजिक्स अप्लाई होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये कहां पे अप्लाई होती है? ये हमारी होती है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में का मतलब क्या है? ई फंक्शन केवल पोजीशन का है, और यहां भी किसका फंक्शन है? पोजीशन। अच्छा उल्टा कर दिया, यहाँ बी कर दो। बी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। यहाँ ई इज द पोजीशन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। टाइम का कंसेप्ट नहीं लगा अभी। जैसे टाइम शुरू होगा तो फिर हम किस में शुरू पहुंच जाएंगे? तुरंत से हम ईएमटी में पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपने समझा होगा, आसान कंसेप्ट था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।